शेख मोहम्मद बिन रशीद दुबई को ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए एक आलीशान और शाहाना स्ट्रक्चर बनवा रहे थे। दुबई के साहिल से 1300 फीट की दूरी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने वाला था और शायद सबसे ज़्यादा लग्जरी भी। ये साल था 1996 और यही वो बिल्डिंग थी जिस पर दुबई का फ्यूचर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि अब दुबई के पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं बचा था। इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे बुर्ज अल अरब का डिज़ाइन बनाया गया और डिज़ाइन के बाद इंजीनियर्स ने किन मुश्किल तरीन चैलेंजेस को फेस करके समंदर के अंदर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया और कैसे बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन डाली गई। आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कैसे बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। खड़ा होने के बाद जब इंजीनियर्स को मालूम हुआ कि ये अर्थक्वेक और स्टॉर्म प्रूफ नहीं है, तो फिर कैसे इस मसले से जान छुड़ाई गई, कैसे 2 सालों तक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम चलता रहा और 2 सालों की मेहनत के बाद भी शेख ने इस डिज़ाइन को क्यों रिजेक्ट कर दिया था, और दुबई के रूलर के एंड टाइम पर बुर्ज अल अरब के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की फरमाइश को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजर कर पूरा किया। बी इन्फॉर्म्ड की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। चैलेंज नंबर 4। 2 सालों की मेहनत के बाद इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स आखिरकार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आधा खड़ा कर चुके थे, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे नए चैलेंजेस सामने आते गए। 1996 की एंडिंग में बिल्डिंग का कंक्रीट स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका था, लेकिन डिज़ाइन पूरा करने के लिए और बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए एक स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी। ये स्टील स्ट्रक्चर बुर्ज अल अरब के पिलर्स की सपोर्ट थी, ताकि ये सारा स्ट्रक्चर टाइटली आपस में ही जुड़ा रहे। चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट के डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये डायगोनल स्टील ट्रस बनाने थे। डिज़ाइन पर देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इनको बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। ये स्टील डायगोनल दुबई से 15 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में तैयार होना था और इस प्रोजेक्ट को चीफ कॉन्ट्रैक्टर मैल्कम मर्फी लीड कर रहे थे। हर एक डायगोनल की लंबाई एयरबस A380 से भी ज़्यादा थी और हर एक का वज़न 10 रोड रोलर से भी ज़्यादा था। ये डायगोनल्स वेल्ड करना तो शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इनको कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करना वाकई बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। एक एक डायगोनल को 3 ट्रक की सपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना था, और ये कन्वे इतना बड़ा था कि इसके लिए सारा ट्रैफिक भी रोक दिया गया था। लेकिन जब ये डायगोनल कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे तो एक और मुसीबत गले आ गई। चैलेंज नंबर 5। मसला था कि ये भारी भरकम स्टील डायगोनल्स 200 मीटर की ऊंचाई तक कैसे चढ़ाए जाएंगे। हर एक डायगोनल का वज़न 165 टन्स था, जिनको 200 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करना था। जो लिफ्टर्स उनके पास मौजूद थे वो इतना ज़्यादा वज़न उठाने के काबिल नहीं थे। आखिरकार सिंगापुर से ख़ास लिफ्टिंग गियर्स मंगवाए गए, जिन्होंने ये डायगोनल्स लिफ्ट किए। डायगोनल्स को लिफ्ट करके स्टील ब्रैकेट्स में फिट करना था, लेकिन यहाँ आकर मामले ने एक नया टर्न मोड़ लिया। जी हाँ, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर पूरे दिन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर नीचे होता रहता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टील एक्सपेंड होता है, और जब कम होता है तो वापस श्रिंक हो जाता है। अगर ये डायगोनल्स फिक्स ब्रैकेट्स में लगा दिए गए तो एक्सपेंशन की सूरत में पूरा स्टील स्ट्रक्चर टेंशन में आकर टूट भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। अब इन डायगोनल्स को वापस नीचे उतारा गया और आर्किटेक्ट्स इस मसले का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक बार फिर से सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार ये सॉल्यूशन निकाला गया कि जिस ब्रैकेट में ये डायगोनल्स फिट होंगे उसमें मौजूद वॉशर को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि जब डायगोनल्स एक्सपेंड हों तो वो स्टील के दूसरे स्ट्रक्चर पर टेंशन ना डाल सके। इस खास ब्रैकेट्स को फिजिकल शेप देकर तमाम डायगोनल्स फिट कर दिए गए। चैलेंज नंबर 6। अब बुर्ज अल अरब का आउटर स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका था, लेकिन इसका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर दुबई के मौसम के हिसाब से बिल्कुल नया था।
दुबई के साहिल पर कभी कभी ऐसी समुद्री हवाएं भी चलती हैं जिनकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है। वैसे तो ये स्ट्रक्चर स्टॉर्म प्रूफ बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसको एक बार टेस्ट करना ज़रूरी था। आर्किटेक्ट्स को जिस चीज़ का खतरा था उसको वोर्टेक्स शेडिंग कहा जाता है, जिसमें तेज़ हवा जब स्ट्रक्चर से टकराती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये टेस्ट करने के लिए बुर्ज अल अरब का एक मॉडल विंड टनल टेस्ट में भेजा गया। विंड इंजीनियर वॉकर बुडग्राइट ने जब टेस्ट किया तो वोर्टेक्स शेडिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये था कि तेज़ हवाओं के दौरान बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर वाइब्रेट करेगा, जो इंतहाई खौफनाक सिचुएशन को दावत दे सकता है। विंड इंजीनियर ने इसका जो सॉल्यूशन पेश किया उसमें बिल्डिंग का डिज़ाइन चेंज करना लाजमी था, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट का कहना था कि डिज़ाइन चेंज करने से बिल्डिंग की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा अब कुछ ऐसा करना था कि डिज़ाइन भी चेंज ना करना पड़े और वोर्टेक्स शेडिंग से भी छुटकारा मिल जाए। लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन भी था जिससे ये मसला हल किया जा सकता है, और वो है ट्यून मास डैम्पर। जी हाँ, ट्यून मास डैम्पर एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें वेट लटक रहा होता है। जब वाइब्रेशन पैदा होने ही लगती है तो ये सिस्टम खुद वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करके स्ट्रक्चर को महफूज रखता है। ऐसे कई मास डैम्पर्स वीक पॉइंट्स पर लगाकर बुर्ज अल अरब को वोर्टेक्स शेडिंग से भी महफूज बना दिया गया। चैलेंज नंबर 7। अब बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन को पूरे 4 साल गुजर चुके थे। आउटर स्ट्रक्चर भी कंप्लीट था और विंड टनल टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका था, लेकिन कुछ तो था जो इस अजीम आलिशान ड्रीम पैलेस का लुत्फ ख़राब कर रहा था। समंदर के साहिल पर कुछ पुराने होटल्स और बिल्डिंग्स इस नए होटल का व्यू ख़राब कर रहे थे, जिनको शेख मोहम्मद के ऑर्डर पर गिरा दिया गया। अब व्यू कुछ बेहतर तो हुआ, लेकिन जब शेख ने कंस्ट्रक्शन साइट का विज़िट किया तो उनको कुछ अधूरा अधूरा सा लगा। उसके बाद शेख ने जो फरमाइश की वो सुनकर इंजीनियरिंग टीम के होश ही उड़ गए। दुबई के रूलर का कहना था कि उनको बुर्ज अल अरब में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए। जी हाँ, जहाँ डिनर करते वक्त ऐसा महसूस हो जैसे समंदर के और हवा के बीच में बैठकर डिनर किया जा रहा है। क्योंकि ये फरमाइश ऐसी थी कि ना तो इसके लिए कोई सपोर्ट बनाई गई थी और ना ही इंजीनियरिंग टीम इसके लिए प्रिपेयर्ड थी। अब कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही था, क्योंकि अब ये शेख की फरमाइश का सवाल था। ये फरमाइश पूरी करना आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत मुश्किल था, और इस काम को अंजाम देने के लिए आर्किटेक्ट्स को एक बार फिर अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ी। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक डिज़ाइन तैयार किया गया जिसमें बुर्ज अल अरब की कंक्रीट कोर में स्टील ब्रैकेट्स लगाए गए और फिर इनमें 10 मोटी बीम्स डाली गईं। इन बीम्स के ऊपर लोहे का स्ट्रक्चर बनाकर इसको शीशे से सील किया गया। बुर्ज अल अरब का ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वाकई इंजीनियरिंग हिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में से एक है। चैलेंज नंबर 8। चूँकि बुर्ज अल अरब की खूबसूरती बाहर से ज़्यादा उसके इंटीरियर में है, इसी वजह से अब बारी थी वर्ल्ड क्लास सुपर लग्जरी होटल की इंटीरियर डिज़ाइन का काम जल्द अज जल्द स्टार्ट किया जाए। लेकिन दुबई का मौसम ऐसा होता है कि यहाँ की ह्यूमिडिटी 100% तक पहुँच जाती है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बिल्डिंग के अंदर की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कम ना किया गया तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में गोल्ड प्लेटिंग और वुड कार्विंग का काम नहीं किया जा सकेगा। इसी वजह से अब टास्क था इस आलीशान बिल्डिंग को ठंडा करने का। ये साल था 1997 और अब बुर्ज अल अरब को पहली बार सेंट्रली एयर कंडीशन करने का काम शुरू हो गया, जिसके लिए विंड पैनल लगाकर बिल्डिंग को सील किया गया और सेलिंग बोर्ड के डिज़ाइन के हिसाब से एक साइड पर आइकॉनिक फैब्रिक वॉल लगाने का काम भी शुरू हो गया। ये फैब्रिक वॉल दुनिया की सबसे बड़ी फैब्रिक वॉल है जो बुर्ज अल अरब के पूरे एक साइड को कवर किए हुए है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे बिल्डिंग का टेम्परेचर भी कम रहता है। बिल्डिंग सील होने के बाद पहली बार 1997 में बुर्ज अल अरब का सेंट्रल कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया गया। तब से लेकर अब तक यानी पिछले पूरे 24 सालों से कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जब बुर्ज अल अरब का कूलिंग सिस्टम बंद हुआ हो। चैलेंज नंबर 9। अब बुर्ज अल अरब इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए बिल्कुल रेडी था। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम मशहूर डिज़ाइनर खान चू को सौंपा गया। इनका शुमार वर्ल्ड क्लास इंटीरियर डिज़ाइनर्स में होता है। किंग ऑफ ब्रुनाई के पैलेसेस भी इसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किए थे।
शेख ने इस डिज़ाइनर को कहा कि ऐसा इंटीरियर डिज़ाइन करना कि दुनिया में ना तो इससे पहले ऐसा कुछ डिज़ाइन हुआ हो और ना ही बाद में बनाया जा सके। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस डिज़ाइनर को बुर्ज अल अरब के 202 स्वीट्स और 180 मीटर के आर्ट्रियम को डिज़ाइन करने के लिए कहा गया, जिनको देखकर हर कोई हैरान रह जाए। इस काम के लिए इटली और ब्राज़ील से 2400 स्क्वायर मीटर मार्बल मंगवाया गया, और वो भी एकदम प्राइम क्वालिटी का। इसके साथ साथ इतना ही गोल्ड भी मंगवाया गया, और वो भी 24 कैरेट। बुर्ज अल अरब में किसी भी गोल्डन कलर की चीज़ को देखकर ये मत समझिएगा कि ये गोल्डन पेंट है, बल्कि वहाँ असली गोल्ड इस्तेमाल किया गया है। इस तरह डिज़ाइनर ने बुर्ज अल अरब के इंटीरियर डिज़ाइन को लग्जरी लुक देने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब ये इंटीरियर डिज़ाइनर ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था और शेख के विज़िट का इंतज़ार था, ताकि वो देख के सारे काम को ओके कर दें। जैसे ही दुबई के रूलर विज़िट के लिए आए तो उन्हें इंटीरियर डिज़ाइन तो बहुत पसंद आया, लेकिन उनका कहना था कि इसमें कलर्स कहाँ हैं, क्योंकि डिज़ाइनर ने एट्रियम के लिए सिर्फ वाइट कलर को ही चूज़ किया था, जिसको शेख ने देखते ही रिजेक्ट कर दिया। अब एक बार फिर इंटीरियर डिज़ाइनर का काम बढ़ गया। एट्रियम को कलर्स देने के लिए फैब्रिक वॉल पर लाइट शो इंस्टॉल किया गया, डांसिंग फाउंटेन्स लगाए गए और मेहमानों के वेलकम के लिए एक आलीशान फिश एक्वेरियम भी सजाया गया। एट्रियम्स के वॉल्स को मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए उसी में रेनबो शेड और गोल्ड प्लेटिंग का काम भी किया गया, और इस बार शेख ने देखते ही इस डिज़ाइन को अप्रूव कर दिया। और इस तरह दिन रात की अनथक मेहनत के बाद दिसंबर 1999 में एक ड्रीम पैलेस यानी बुर्ज अल अरब की इस शानदार बिल्डिंग को मुकम्मल कर लिया गया।